बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट सर्विस टायर एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जो है वो शहर कायद में जारी हैं। आज भी 2 मैचेस शेड्यूल थे जिनमें एक मैच जो है वो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। पहला मैच कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला गया, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता और पहले कराची ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स को 207 रन यानी 208 रन का टारगेट मिला। मुल्तान ने 207 रन बनाए और इसके ताक़ु में कराची की जो बैटिंग है वो उस तरह से चल नहीं सकी और कराची को 11 रन से शिकस्त हो चुकी है। 196 रन तक कराची की पूरी टीम वो चलती बनी और ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाई। 2 बॉल्स अभी बाकी थी। अगर मैं स्कोर्स का ब्रेकडाउन देखूं तो फिर मुल्तान सुल्तान्स के उवैस जफर जिन्होंने ओपनिंग की 36 रन उन्होंने बनाए। स्टीव स्मिथ कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा सके, वो 0 पर ही चलते बने। जॉर्ज फिलिपी 43 रन उनकी जानिब से बनाए गए। शान मसूद ने 46 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। एश्टन टर्नर कोई परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दिखा पाए, 11 रन उनकी तरफ से बनाए गए। एंड देन अरफात मिनहाज 17, मोहम्मद नवाज ने 12, मोहम्मद इमरान ने 26 एंड वसीम जूनियर ने 7 रन बनाए। तो ये मुल्तान सुल्तान्स का 207 का मजमुआ था जो कि टोटल सजाया उन्होंने और 208 रन का टारगेट दिया। जब कराची की बारी आई तो फिर वो वाली परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। ऑल दो एंड में आकर हमें थोड़ी सी फाइट जो है वो ज़रूर नजर आई। अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, साद बेग 21 रन बना सके, जैसन रॉय 16 रन बनाकर चलते बने, सलमान अली आगा आज भी कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए। रिजा हेंड्रिक्स 49 रन बना सके, मोइन अली ने 27, खुशदिल शाह ने 4 एंड देन अब्बास अफरीदी ने थोड़ी मुजाहमत दिखाई और 212 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। 34 रन बनाए शाहिद अजीज ने 0, हसन अली ने 23 रन बनाए। हसन अली जब वो बैटिंग पे थे तो कुछ लग रहा था हसन अली एंड देन अब्बास अफरीदी कि शायद ये जो टारगेट है ये चेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो है वो हो नहीं सका है। अच्छा, ये तो अभी के मैच की बात हो गई। एंड देन जो कल गुज़श्ता रोज़ एक मैच खेला गया था लाहौर कलंदर्स एंड पिंडी के दरमियान, जिसमें रावलपिंडीज को एक मरतबा फिर से शिकस्त हुई है। तो इस तरह से इवेंट से ही ऑफिशियली ये टीम बाहर हो गई है। फ़खर जमान 54 गेंदों पर 84 रन बनाकर सबसे नुमायां रहे और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। मोहम्मद फारूक ने 41 गेंदों पर 63 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। पिंडीज़ की जानिब से मोहम्मद आमिर और रज़ाउल्लाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। इन दोनों मैचेस का एनालिसिस करेंगे एंड देन आज एक और भी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। पेशावर ज़ल्म कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद एंड हमारे कोरिस्पॉन्डेंट उस्मान खान हमें ज्वाइन करेंगे। आज ओवैस जो है वो नहीं है, उनके फादर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो कल वो हमें इंशाल्लाह से ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं यासिर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, यही जो भी मैच हो रहा था उसी से शुरुआत कर लेते हैं। कराची किंग्स की एक और डिफीट, लाहौर की तरह कराची के लिए भी हालात जो है वो मुश्किल होते जा रहे हैं। ऑल्दो लाहौर ने तो पिछला मैच जीत लिया, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कराची किंग्स ठीक है एक फ़ाइट हमें नज़र आई, लेकिन कम्पीट नहीं कर सकी मुल्तान के साथ। बिल्कुल, देखिए फिलिपी और शान मसूद की जो पार्टनरशिप है उसकी बदौलत मुल्तान सुल्तान ने आज 207 का एक अच्छा टारगेट दिया, कॉम्पिटिटिव टारगेट दिया और जिसको चेज़ करने गए हैं। अगर आप देखें तो वेरी क्लोज एफर्ट अच्छा था। अब्बास अफरीदी अगेन उन्होंने मैच में जान रखी अपनी बैटिंग से, उन्होंने इनको मैच में इन रखा। बट मैं यही कहूँगा कि अगर फिनिश कर लेते तो मैच शायद जीत सकते थे। हसन अली अगेन काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवरों में 51 रन दिए, जिसकी वजह से उन्होंने रन किए, क्योंकि वो मेन बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर है। अगर आपका स्ट्राइक बॉलर विकेट्स नहीं लेता तो वो चीज़ फायर बैक करती है। जैम्पा भी इतने इफेक्टिव नहीं रहे, उन्होंने भी वो भी थोड़े से 37 रन दिए, देखें 1 विकेट हासिल किए। अब ये 2 इनके मेन बॉलर्स हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर ये इम्पैक्ट शो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 200 प्लस अगर कोई भी टीम हो चेज़ करने जाए तो उन पर प्रेशर आता है। तो आप देख लें फिर जब ये चेज़ करने गए हैं तो आपके सामने ही है स्कोर कार्ड कि किस तरह ये गए हैं और क्या रिज़ल्ट हुआ। बहरहाल मुल्तान सुल्तान के लिए अगेन वेरी गुड न्यूज़ कि उनकी टीम जो है वो 2nd नंबर पे आ गई है और नाउ दे आर श्योर कि वो खेलेंगे
प्लेऑफ्स। यस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है कोई भी टीम होती है तो उनको एडवांटेज होगा कि वो उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा। तो उनको ये भी एडवांटेज है कि कोई हार जाता है तो वो उसके बाद एक और चांस है कि वो जा सकता है। तो दैट्स वाई प्ले ऑफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो टीम्स हैं जो पीछे आ रही हैं उनमें भी अगर आप देखें तो उसके बाद जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो कि 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है और 7 मैचेस मुल्तान के भी हो चुके हैं और 7 मैचेस इस्लामाबाद के भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें तो 1 पॉइंट मुल्तान सुल्तान का ज़्यादा, तो इट मीन्स कि इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि सेकंड पे फिनिश करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगेन मैं ये कहूँगा कि उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर और हैदराबाद किंग है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह की क्रिकेट मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेलनी स्टार्ट कर दिया तो किसी वक्त भी कम बैक कर सकते हैं। उनमें वो पोटेंशियल है कि वो कंसिस्टेंटली विन्स हासिल कर सकें। तो आप एक और चीज़ नोट करें कि हर टीम जो है ना बैक टू बैक 2 मैचेस खेल रही है। तो वहाँ पे आके टीम्स जो है वो एडवांटेज हासिल कर सकती हैं, ज़्यादा चांसेस है। जिस तरह हमने देखा क्वेटा ने भी किया है, हैदराबाद किंग ने भी किया है। अब आज जो है दूसरा मैच जो है वो मेरे ख्याल से जो खेल रही है शाम में वो लाहौर कलंदर है, अपना दूसरा मैच खेल रही है। पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर, अच्छा पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर। इट मींस कि लाहौर ने भी अपने दोनों कंसेक्टिव मैचेस खेल लिए। तो खैर अब इंटरेस्टिंग देखें, आज थोड़ा सा मैच में जान नज़र आई है, आखिर तक गया, डाउन द वायर गया मैच। तो जो टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये डाउन द वायर, वही पीएसएल है जिसको देखना चाहते हैं ना लोग, जरा क्लोज कंपटीशन हो, थोड़ी सी वो जान रहती है इवेंट में। उस्मान की तरफ चले जाते हैं। उस्मान, कराची ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया, वही जो सारी टीम्स कर रही हैं, देन व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों चेज नहीं कर सके? आई थिंक एक तो पहले बड़ी वजह ये थी कि हसन अली जो कि उनके प्रीमियर बॉलर हैं और इस टूर्नामेंट में लीडिंग विकेट टेकर भी हैं और अभी पीएसएल के जो ओवरऑल विकेट टेकर्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने हासिल की। आज उनका जो डे था वो थोड़ा सा ऑफ कलर मुझे लगा है क्योंकि 51 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए थे और फिर उस तरह से बॉलिंग हुई नहीं, क्योंकि मेन उनका रोल बॉलिंग करने के उन्होंने हिटिंग की है आके एंड में कराची किंग्स की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी कराची किंग्स की टीम मैच हार गई और फिर बॉलिंग उस तरीके से अच्छी नहीं हुई। और फिर आपको शान मसूद और ख़ास तौर पर जॉश फिलिपे की जो पार्टनरशिप लगी है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। और शान मसूद ख़ास तौर पर हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद भी हो रही थी कि ये सिर्फ टेस्ट मटेरियल हैं और ये T20 क्रिकेट के अंदर सूटेबल खिलाड़ी नहीं है, तो उन्होंने सारी अपनी जो तनकीद हो रही थी उसको चुप भी करवाया। और उसके साथ साथ जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं इस PSL के अंदर, ऐसा लग रहा है कि वो किसी और ही यूनिवर्स के अंदर क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं। 180 से ज़ायद का उनका स्ट्राइक रेट है और तकरीबन हर मैच के अंदर उनकी जो एवरेज बन रही है वो 46 से ज़ायद है। तो यहाँ से पता चलता है कि एक प्लेयर किस कैलिबर का है और किस अंदाज में वो मुल्तान सुल्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। क्योंकि जब भी मिडिल ऑर्डर के अंदर ज़रूरत पड़ी है मुल्तान सुल्तान को किसी अच्छी पार्टनरशिप की, तो शान मसूद आपको नज़र आए। और इसी तरह एस्टन टर्नर हैं, गो के आज वो जल्दी आउट हुए हैं और फिर जॉश फिलिपे जिस तरह से बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वापस अपना रिदम पकड़ रही है। गो के आज साहबजादा फरहान इस मैच में नहीं थे, इसके बावजूद भी मुल्तान सुल्तान ने अपनी ए गेम खेली है और प्रेशर बनने नहीं दिया अपने बैटर्स के ऊपर। और फिर शुरू में अगर आप देखें तो कराची किंग्स की विकेटें भी गिरती चली गई। डेविड वार्नर की बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रही है कराची किंग्स का डग आउट, क्योंकि वो जिस तरह से लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे थे। गो के मोइन अली कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से डेविड वार्नर अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं, बॉलर्स को, बैटर्स को, तो मुझे लगता है कि कराची किंग्स डेविड वार्नर की मौजूदगी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। लेकिन अब देखते हैं कि आगे मैचेस में क्या करते हैं, क्योंकि अब 4 टीमें ऐसी हैं जो कि 6 पॉइंट्स के ऊपर मौजूद हैं और जो चौथी पोजीशन होगी प्लेऑफ में चौथी टीम की, वो बड़ा अब कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर भी रेस में है, लाहौर कलंदर भी रेस में है, कराची किंग्स भी रेस के अंदर है, हैदराबाद किंग्समैन भी रेस में है कि वो चौथी पोजीशन हासिल कर सकती हैं। क्योंकि अगर यहाँ से चारों टीमें अपने तीनों मैच भी जीतती हैं तो 12 पॉइंट्स के ऊपर फिनिश करती हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आखिरी मरहला PSL का। पिंडी तो जो है वो ऑफिशियली बाहर हो गई। अब बाकी जो टीम्स हैं उनके दरमियान रेस है। यासर भाई, साहबजादा फरहान की जिस तरह उस्मान ने भी बात की, वो नहीं थे और उनकी कमी महसूस होनी चाहिए थी टीम को, लेकिन उनके बगैर ही टीम ने, एक तो साहबजादा फरहान नहीं थे, देन स्टीव स्मिथ, ये 2 अहम बैटर्स जिनके ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती थी, लेकिन उनके बगैर ही मैच ले गए। सबसे पहले मैं शान मसूद की बात करूँगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात कि
जब एक बैट्समैन जो होता है उसकी जो बुनियाद जो होती है ना वो बेसिक्स पे होती है। जब उसकी जब बिल्डिंग की आपकी जो बुनियाद है वो अच्छी है तो बिल्डिंग जो होती है मजबूत होती है, वो किसी वक्त भी आपको रन करके दे सकता है। मसला ये है कि हमारे जो कोचेज़ हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको भी अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता कि आगे का बॉल कितना इम्पोर्टेंट होता है खेलना, और आगे के बॉल को आप किस तरह उसको मैनेज करोगे, किस तरह खेलोगे। हमारे जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना, ज़्यादातर यंगस्टर्स भी लगाए, वो स्क्वायर ऑन खेलने के शौकीन होते हैं। इधर मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हो आप किसी वक्त भी रन कर सकते हैं। अब शान मसूद को मैंने देखा है ओवर द ईयर, इसने जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वजह ये बुनियाद ये है कि इसकी जो बेसिक्स हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको शुरू से आप नहीं जानते, मुझे पता है जब शुरू में वी वर इन प्लेइंग डेज, हम अपनी पीक पे थे, तो ये उस वक्त अंडर 19 और उस वक्त ही वॉज वेरी वेरी वीक। अच्छा, लेकिन ही वर्कड हार्ड ऑन राइट वो कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस। हाँ पे थे। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस। तो जब आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तो उसका आपको लॉन्ग रन में ज़रूर उसका फल मिलता है। तो मैं यही कहता हूँ, मैं जिनके साथ भी काम करता हूँ, इवन मैं अपने अगर बेटे के साथ भी काम करता हूँ, तो मैं भी उसकी वो बुनियाद को मजबूत कर रहा हूँ कि वो ताकि वो कल अगर क्रिकेट खेले तो वो उसके पास देखें जीन्स तो हम लोगों की नेशन में है ना, जो अगर क्रिकेट खेलते हैं जेनेटिकल वो क्रिकेटर है अंदर उसके। लेकिन जब आप बुनियाद मजबूत करते हैं तो वो फाउंडेशन जब मजबूत होती है तो भी मजबूत होती है। तो ये चीज़ ज़रा हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, मैं अपनी बेसिक पे मैं सारी क्रिकेट अपनी बेसिक्स पे खेला हूँ, और उसके बाद जो मैंने अपनी शॉट्स को इम्प्रूव किया, जितनी भी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँ, मैंने जितने भी रन किए हैं, मैं कहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आके मैंने शॉटें सीखी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुझे पहले नहीं आती थी ये शॉटें, मैं पहले बाहर का बॉल छोड़ता था, बाउंसर को डक करता था, बाउंसर पे फंस गया था एक सीजन में। टेक्निक सीखनी पड़ती है और ये नेचुरल टैलेंट होने के बाद अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है। जब पॉलिश में पहले पॉलिश आप खुद ही हो जाते हैं। मैं अगर आपकी बेसिक्स ठीक है तो। इंडियन सीरीज थी हमारी, होम सीरीज थी, यकीन करें कुछ शॉटें मैंने उस सीरीज में ऑन दी अप सीखी थी। अभी आप जाके देखें ना वीडियो पे तो आप कहेंगे यार कितनी परफेक्ट है। Exactly. लेकिन जब आपकी सारी बेसिक्स सही होती है ना, तो फिर वो जब मोमेंट आता है आप उस वक्त फ्लरिश हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच पर भी एंड देन जो कल मैच हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और चीज़ सलमान अली आगा के हवाले से मैं देख रही थी, वो भी उस तरह से उनकी फॉर्म हमें नज़र नहीं आ रही है। शायद अगर वो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर जाएं तो शायद कराची की जो किस्मत है वो बदल सकती है। उस्मान, मैं यही सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँगी, सलमान अली आगा का क्या आपको प्रॉब्लम लग रहा है या क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? आई थिंक मुझे लगता है कि जल्दी कर रहे हैं सलमान अली आगा अपनी बैटिंग के अंदर भी, और थोड़ा सा प्रेशर में खेल रहे हैं जिसकी वजह से इनसे उस तरह से रन्स नहीं हो पा रहे। और अभी पिछले दिनों आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा कि एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपकी कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी नहीं है तो क्या आप ब्रेक ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है कि क्योंकि अभी T20 क्रिकेट के अंदर काफ़ी गैप है पाकिस्तान की, अब दिसंबर में जाके सीरीज़ होनी है, तो इतने लंबे गैप के अंदर हो सकता है कि सलमान अली आगा ब्रेक भी ले लें। लेकिन ये कोई हल नहीं है, क्योंकि जिस तरह के यूटिलिटी क्रिकेटर हैं सलमान अली आगा, इन्होंने परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, और वनडे के अंदर भी इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, टेस्ट फॉर्मेट में भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से टीम की क़यादत इन्होंने संभाली थी, वर्ल्ड कप के अंदर भी, फिर उससे पहले एशिया कप के अंदर भी, उस तरह से परफॉर्म हुआ नहीं है इनसे बैट से, और अभी भी कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं तो दबाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और अब तो मौका था इनके पास, सलमान अली आगा के पास, कि इस सिचुएशन के अंदर आकर रन्स करते, लेकिन आज भी जल्दी आउट हो गए सिर्फ दो स्कोर के ऊपर। तो आज विकेट भी अच्छा था, और अगर टाइम लेते विकेट के ऊपर तो हो सकता है कि सलमान अली आगा की जो खोई हुई फॉर्म थी वो वापस आ जाती। लेकिन मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है, और आप अगर T20 टीम के कप्तान हैं पाकिस्तान के, तो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप लीड फ्रॉम फ्रंट करें, और आप अपने बल्ले से जितने भी आपके नाकदीन हैं उनको
चुप करवाएं और बात उसके ऊपर ये करनी चाहिए उनको कि अपने कॉन्फिडेंस शो करें कि वो लंबा खेल सकते हैं, रन्स कर सकते हैं और ऐसे बुरे बल्लेबाज वो नहीं हैं और ऑलराउंडर बड़े अच्छे हैं, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कराते हैं, लेकिन शायद बैट पैच चल रहा है सलमान अली आगा का जिसकी वजह से रन्स उस तरह से हो नहीं पा रहे सलमान अली आगा से। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे वो कराची की टीम से हो या किसी भी टीम से, यासर भी हम जो परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है फॉरनर्स भी हैं लेकिन हमारे अपने प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली हमें उसका जो है वो फ़ायदा है। अगर हम अपनी बॉलर्स की बात करते हैं तो वो हमें मार खाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने हसन अली की बात की, 50 रन वो खा गए हैं। फिर हारिस रऊफ की हम बात कर लें, कल के मैच में या ओवरऑल इस सीज़न में हारिस रऊफ को जितनी मार पड़ी है शायद किसी और बॉलर को पड़ी हो, तो फिर हमारी फॉर्म पे, हमारे अपने प्लेयर्स की फॉर्म पे सवालिया निशान है कि फिर आप क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए बिल्कुल स्किल्स की जो मैं फिर अगेन कहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। हार्ड हिटिंग जो पावर हिटिंग है इसमें भी आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। Yes. आपकी जब आप बेस बनाते हैं वो स्ट्रांग हो, लेकिन वेयर आर यू लुकिंग टू हिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गोइंग टू, आप हॉरिजेंटल बैट से खेलना चाह रहे हैं कि आप वर्टिकल से खेलना चाह रहे हैं? अगर आप हॉरिजेंटल बैट से खेलने जा रहे हो, ठीक है, और आपने माइंड बना लिया हॉरिजेंटल बैट का, तो वर्टिकल खुद ही आएगा आपके पास। जब आपने वर्टिकल सोचने जाए तो बॉल विल गेट बिग ऑन यू। देखिए अभी टॉस हुआ और पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग है। अभी आप देखिएगा जब बाबर खेलेंगे तो बाबर की जो इंटेंट होगी वो क्या होगी, बाबर की अप्रोच क्या होगी, बाबर जब बैटिंग कर रहे होंगे तो वो किस माइंडसेट से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है डिफरेंस। तो इसलिए बाबर इज़ कंसिस्टेंट। बाबर ने उसी गेम को डेवलप करके पिच में जो चेंज की थी, तो दैट वाज वेरी वेरी आई थिंक एम्बिशियस आइडिया मैं कह सकता हूँ। या अपनी गेम पे ही रहते तो टीम को भी फ़ायदा होता। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब आप हॉरिजेंटल बैट से खेलते हो ना, तो आप बॉलर के जब हाथ को देखते हैं, जब बॉल निकलता है, ठीक है, तो सबसे पहले जब बॉलर के हाथ से बॉल निकलता है तो आपके माइंड को मैसेज पहुंच जाता है कि ये बॉल किधर जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है यार निकला आपके, उसके बाद आपकी जाती है आंख उधर। ठीक है, जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होते हैं ना, जिस तरह उस्मान भाई ने बात की, सलमान अली आगा जल्दी कर रहे हैं, तो जल्दी किसे कहते हैं कि नज़र पहले चली गई, मैसेज मिला फौरन नजर चली गई, बजाय इसके कि वो बॉल के ऊपर ही नजर रखें और बॉल को देखते रहे। एक और चीज की जल्दी है, वो आ रहा है एक और चीज की जल्दी है। मैम रियली सॉरी, आपका जो बात कर रहे थे वो फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पेशावर वर्सेस कोयटा, आपसे कुछ देर के बाद ये मैच शुरू हो जाएगा। टॉस हो चुका है, कोयटा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया है और दोनों टीमों में कोई भी चेंज नहीं है। यासिर भाई क्या एक्सपेक्ट करें आज के मैच से? अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा कि अगर बाबर आजम ने उसी तरह क्वालिटी बैटिंग की और 180 से ऊपर किया तो पेशावर ठीक है, और अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, ये लोग 150-60 में गए, बाबर पे इतना रिलायंस है कि वो आउट होते ही पेशावर की टीम में इतना पोटेंशियल नहीं है। कल आपने देखा ना, फखर ने उसने क्वालिटी बैटिंग की, 200 किया उन्होंने, तो वो 140 में आउट हो गया। तो ये पिच आपकी क्वालिटी प्लेयर्स की पिच है, दैट्स इट। तो इसलिए मैंने दे दिया प्रेडिक्शन 60% पेशावर या वैसे ओवरऑल कह रहे हैं आप कितने? मुझे लग रहा है 51% पेशावर, 49% कोयटा। ओके, उस्मान आपकी क्या प्रेडिक्शन एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आई थिंक मुझे लगता है कि आज अच्छा मैच होगा। 55% चांस फिर भी मैं पेशावर ज़ल्मी को दूंगा जीतने का, क्योंकि उनका एक मोमेंटम बना हुआ है और पिछला मैच जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हुआ था पेशावर का, वो भी पेशावर ज़ल्मी की टीम ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीता था 8 विकेटों से और बाबर आजम ने शानदार 71 रन्स भी स्कोर किए थे। तो कॉन्फिडेंस उनका वहाँ से काफ़ी बूस्ट हुआ है और ओपनिंग पेयर और जो टॉप ऑर्डर है पेशावर ज़ल्मी का वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। और बॉलिंग जहाँ तक बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो वो उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रही। साउथ शकील की कैप्टनसी का टेस्ट होगा, क्योंकि उस्मान तारिक को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें भी काफ़ी एंड पर लेके आए थे और यहाँ पर भी अगर साउथ शकील ने उस्मान तारिक को लेट यूज किया तो फिर मुश्किल। और उस्मान तारिक अब जो है ना वो थोड़े से फॉर्म में भी वापस आ गए हैं। पिछले मैच में उन्होंने विकेट्स भी निकाली हैं और इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी, आर अहमद की भी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी। लेट्स सी कि दोनों का कंपटीशन जो है वो किस तरह का होता है। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।